ओके, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विभिन्न बिजनेस हाउसेस से ऐसी अपेक्षा है कि वो अपने व्यवसाय के लिए, समाज के लिए, सरकारों के लिए कैसे इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, सोशली सस्टेनेबल हों, और यह सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब वो इन सभी के लिए उपयोगी हों। इन सभी के लिए उपयोगी केवल उस खास क्षेत्र में जो उनका प्रोडक्शन है, जो उनका सेवा है, यानी केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से नहीं हुआ जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाज, सरकारों और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के लाइफ में अपने को उपयोगी सिद्ध करने के लिए विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियां करनी होती हैं जिससे कि उनको फ़ायदा हो, जिसके बारे में हम लोगों ने तमाम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखने की कोशिश की थी। और हम लोगों ने उदाहरण के तौर पर देखा था कि स्कूल खोल देना, स्कूलों में कुछ इक्विपमेंट्स की सप्लाई कर देना, या विभिन्न आयोजन करना, प्रतियोगिता आयोजित कर देना, दिव्यांगों के लिए कुछ ऐसा विशेष कर देना, दिव्यांगों के लिए साइकिल बंटवाना, जाड़े में गरीबों के लिए कंबल बंटवाना, कोई संस्था खोलना, चौराहों पर एक विशेष कोई कंट्रीब्यूशन, या ट्रैफिक पुलिस के खड़े होने के लिए शेड बनवा देना, बस स्टैंड बनवा देना। तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां विभिन्न बिजनेस हाउसेस करती हैं। यद्यपि यह उनके उद्देश्य में सीधे सीधे नहीं लिखा होता है, यह उनके उद्देश्य का सीधा सीधा पार्ट नहीं है, लेकिन हर वर्ष अपने लाभ का एक छोटा सा हिस्सा वो अपने स्टेक होल्डर्स, खास स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, खास समाज के लोगों के लिए जिनसे कि वो सीधे रिलेटेड हों। अब दिव्यांगों के लिए वो कोई संस्था जिसके जो दिव्यांगों के लिए कोई इक्विपमेंट्स बनाता है, गैजेट्स बनाता है, या जिनसे किसी रूप में जुड़ा हुआ है, तो वो दिव्यांग लोगों के लिए ऐसी अतिरिक्त कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मा अपने कंधे पर लें, तो उनको हम कहेंगे कि वो CSR एक्टिविटी में लिप्त हैं, या दे आर डूइंग आर कंडक्टिंग सम CSR एक्टिविटी। सो in order to understand this concept of CSR, we try to relate it with different part of society, of which stakeholders are the most directly related. And stakeholders, हम लोगों ने stakeholders की परिभाषा समझते हुए यह देखा था कि ऐसे सभी पक्ष जो हमारे व्यवसाय से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, या जो हमारे व्यवसाय से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय का सबसे सरल एग्जाम्पल जो आपको समझ में आएगा, इसमें छात्र सबसे पहला स्टेक होल्डर्स है, सबसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ हित किसका है? छात्रों का। उसके बाद किसका हित जुड़ा हो सकता है? टीचर्स का। उसके बाद किसका हित जुड़ा हुआ हो सकता है? कर्मचारियों का। यानी यूनिवर्सिटी फेल हो जाए तो कर्मचारियों की नौकरी छूट जाएगी, टीचर्स की नौकरी छूट जाएगी, और बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगा। फिर ये तो डायरेक्टली रिलेटेड हो गए। अब अगर इनडायरेक्टली में आए तो इनडायरेक्टली में सबसे क्लोज सबसे पहले कौन आएगा? गार्जियंस। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान हो जाए तो बच्चे तो सबसे पहले दुखी होंगे, लेकिन उसके बाद जो दुखी होगा वो कौन होगा? उनके मम्मी पापा, कि हमारा बच्चा ठीक ठाक एक तो स्कूल में जा रहा था, लो बंद हो गया, अब एक दूसरा स्कूल खोजना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी खोजना पड़ेगा। और अगर हम इसके बियॉन्ड जाएं तो कौन स्टेक होल्डर्स हो सकता है? पब्लिशर्स जो किताब छापते हैं, इंडस्ट्रीज़ जिनको एम्प्लॉइज़ यहाँ से मिलते हैं, इन्हीं बच्चों में से वो प्लेसमेंट के लिए आते हैं और अपने विभिन्न कार्यों के लिए वो यहीं से अपने लिए प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉइज़ और वर्कर्स पाते हैं। तो इंडस्ट्री एक दूसरे रूप में भी स्टेक होल्डर हो सकता है। जैसे उसको कोई रिसर्च कराना हो, कोई सर्वे करना हो,
इंडस्ट्री और एकेडमिया की संबंधों की बात हम अक्सर करते हैं। यूजीसी भी यह कहती है कि विश्वविद्यालयों को विभिन्न उद्योग धंधों के साथ इस तरह से एक संबंध स्थापित करना चाहिए जिससे कि दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी हो सके। तो इंडस्ट्री के लिए यूनिवर्सिटी कैसे उपयोगी हो सकता है? इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता है तो उसमें यहाँ के लेबोरेटरी का, यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको एक यह रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमारे लिए यह रिसर्च करके बताइए कि हमारा यह काम या यह प्रोडक्ट कितना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी के लोग उस इंडस्ट्री के लिए ऐसा रिसर्च करके उनको एक रिपोर्ट देंगे जिससे कि वो निर्णय ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड बुलेट जो आज हम सड़कों पे देखते हैं, यह अभी 2 साल से फिर रिवाइव हुआ है। उसके पहले ये मर गया था मतलब ये बिल्कुल से बंदी के कगार पर आ गया था, इसका बिकना बंद हो गया था। 25 साल 30 साल पहले भी ये नंबर 1 पे था, आज फिर नंबर 1 पर जाने की ओर है ये। लेकिन 30-40 साल पहले भी नंबर 1 पे था, अचानक समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? चूँकि एक बढ़िया कंपटीटर एक बढ़िया प्रोडक्ट के साथ आ गया। कौन बढ़िया कंपटीटर था? हीरो होंडा कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल निकाल दी और उसका कैंपेन था फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी एक बार टंकी भरवा दिए फिर भूल जाइए, चलाते रहिए। कारण भी था, बुलेट तब 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाता था और जब हीरो होंडा नया प्रोडक्ट लेके आया तो 1 लीटर में 80-90 किलोमीटर जाता था। तो कोई क्यों खरीदेगा ऐसा मोटरसाइकिल जो उतना ही पैसे में चौथाई परफॉर्मेंस दे? तो धीरे और भी देखिए, कोई भी विपत्ति कोई एक कारण से कभी नहीं आती है, कई कारण एक साथ जब मिलते हैं तब कोई घटना दुर्घटना में तब्दील होती है। जैसे टाइटैनिक डूबा तो खाली एक का कारण थोड़ी था कि वो लड़ गया एक बर्फ के पहाड़ से और इस वजह से पानी भर गया। बहुत देयर आर सो मेनी अदर रीजन्स ऑल्सो ड्यू टू विच दिस हैपेंड एंड द डिजास्ट्रस आउटकम ऑफ टाइटैनिक इज नोन टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो बुलेट कंपनी भी केवल इस वजह से नहीं फेल हुआ भाई, किसी का भी बहुत लंबे समय से अगर रेपुटेशन होता है तो कई चीज़ों से मिल के रेपुटेशन बनता है, कोई 2-3 चीज़ें किसी का रेपुटेशन नहीं बनाती हैं। तो बुलेट कंपनी के रेपुटेशन के खास आधार क्या थे? बहुत स्टर्डी बाइक था, बहुत उसकी आवाज़ शानदार थी, एक 300 या उससे ज़्यादा सीसी का होने की वजह से उसके ड्राइव करने का प्लेजर अलग होता था। हाँ, देयर वेर सो मैनी प्रॉस, देयर अरोज न्यू कॉन्स। हीरो होंडा आई तो साथ में फाइनेंस स्कीम लेके आई कि अगर किसी के पास पैसा ना हो तो हम फाइनेंस करने को तैयार है। अब फाइनेंस एक तरह का कर्ज होता है। उस समय के ज़माने में 30-40 साल पहले, 50 साल पहले कर्ज को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था और बुलेट अक्सर समाज के जो धनी मानी लोग होते थे वही इस्तेमाल कर पाते थे और धनी मानो लोगों के लिए उधार लेके मोटरसाइकिल खरीदना यह उनके लिए डूब मरने के समान था। इसलिए वो लोग कर्ज लेकर के मोटरसाइकिल नहीं लेना चाहते थे। तो ये सब तमाम कारणों से बुलेट मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड समाप्त प्राय हो गया। अब देखते देखते उसके मालिकों ने आज के 15 साल पहले IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर से संपर्क किया कि आप एक अध्ययन करिए और हमें बताइए कि हम जो इतने बड़े नंबर 1 बाइक बेचने वाले थे, हम क्यों डूबे और अब फिर से जिंदा कैसे हों। तो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स ने एक टीम बनाई, उन्होंने उसका अध्ययन किया और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया 10-15 साल पहले। उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना इन्होंने शुरू किया, कुछ अच्छे रिजल्ट आए। फिर इन्होंने दूसरी टीम कंस्टिट्यूट की, दूसरा स्टडी किया और इनका परिणाम आज आपके सामने है। फिर से रॉयल एनफील्ड जिंदा हो गई।
और फिर से वो नंबर 1 होने की तरफ है। तो इसको कहते हैं हम इंडस्ट्री एकेडमिया कोऑपरेशन या रिलेशन। तो मान लीजिए कि कोई वाटर प्योरीफायर कंपनी, मान लीजिए कि यूरेका फोर्ब्स का आरओ मशीन है, आरओ मशीन को वो 20,000 रुपये प्रति यूनिट बेचते हैं। अब वो चाहते हैं कि हम इसको और सस्ता कैसे बना पाएँ जिससे कि और ज़्यादा लोग इसको खरीद सकें। तो उन्होंने इसके लिए यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से संपर्क किया। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यूँ तो पानी प्योरीफिकेशन से ही संबंधित उनका एक्सपर्टाइज है, लेकिन उन्होंने कॉमर्स डिपार्टमेंट से के साथ मिल करके एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जो 4-5 प्रोफेसर्स एक तरह 2 पार्ट में अपना रिसर्च बांटा। एक पार्ट में प्योरीफिकेशन प्रोसेस को और इजी और चीप कैसे करें, और दूसरे पार्ट में कॉमर्स के प्रोफेसर्स इस बात पे स्टडी करेंगे कि इसकी मार्केटिंग की, इसकी सेलिंग की, इसकी एडवर्टीजमेंट की और इसकी फाइनेंसिंग की 4 क्षेत्रों में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे कि इसका रीच और ज़्यादा लोगों तक हो जाए। और ये दोनों टीम अलग अलग अपना, मान लीजिए कि 6 महीने में अपना स्टडी करके उन्होंने टाइम फिक्स हुआ कि 6 महीने में हम रिपोर्ट देंगे, और 6 महीने में अपना रिपोर्ट देते हैं और वह फोर्स कंपनी पढ़ती है, पाती है कि हाँ ये तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सजेशन है, और उसके हिसाब से वो उन सजेशन को इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि फोर्स कंपनी अपने सेल्स को और ज़्यादा 10% या 12% अगले साल बढ़ा लेती है। तो ये क्या हुआ? इंडस्ट्री एकेडमिया कोऑपरेशन। ठीक है। तो इसी प्रकार हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडस्ट्रीज़ को भी अच्छे एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है। उनको जब वो विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट के लिए आते हैं तो टीचर्स की मदद से कौन अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और खुद इंडस्ट्री के द्वारा पहले से ही कुछ ऐसे क्राइटेरिया दे दिए जाते हैं जिस पर विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल काम करके उनको उन स्टूडेंट्स की सूची दे देता है जो उनके काम के स्टूडेंट्स, उनके काम के एम्प्लॉइज हो सकते हैं। तो इस तरह से भी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी में एक रिलेशन हो सकता है। सो इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर फॉर द यूनिवर्सिटी। ओके। सो किसी भी कंपनी के तरह तरह के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। हाँ, कोई आप यूनिक ऐसा कोई रिलेशन बताइए, कोई प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर और उसके स्टेक होल्डर्स। कुछ एग्जाम्पल आप भी बताइए। हम लोग आने वाले हैं इस बात पे चर्चा करने की तरफ कि कैसे कोई कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के लिए CSR योजना बना सकती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड प्लान्स इवॉल्व करती है ना। सो एनी एग्जांपल? स्टेक होल्डर्स, क्लोज स्टेक होल्डर्स। सर लाइक हमारी सिटी में ही है ज्ञान मिल्क वाला, वो जो रिसोर्सेज पूल करके मिल्क बांटते हैं, उनके लिए स्टेक होल्डर सबसे पहले हम हैं जो दूध खरीदते हैं, दूसरे वो दुकान वाले जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करते हैं, तीसरे उनके पास काम करने वाले एम्प्लॉइज जो जगह जगह दूध जाके बांटते हैं, चौथे वो जो बेसिकली उनको रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल इन द सेंस वो प्रोडक्शन के लिए वो एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो एक जगह से तो लाते नहीं है, वो अलग अलग फार्मर से अलग अलग जगहों से पूल करते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं सर। फिर इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो जहाँ वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज, वो एरिया उनके लिए बहुत मैटर करता है कि वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट। चलिए, जैसे आपने ज्ञान दूध का एग्जांपल लिया, एक कंपनी है, ठीक है। अब वो एक प्लान लेके आते हैं कि ऐसे ग्वाला जो उनका दूध नहीं, उनका तो जो प्रोडक्ट है वो रिटेल हाउसेस के माध्यम से बिकता है, उनका प्रोडक्ट ग्वालों के माध्यम से नहीं बिकता है। ग्वाला जो अपने यहाँ डेयरी स्मॉल लेवल पे मेंटेन करते हैं और जो भी दूध होता है उसको बेचते हैं। तो जो भी डे टू डे लाइफ में दूध बेचने का काम करता है, उनके जानवरों के हेल्थ की जांच करने का एक स्कीम बनाते हैं कि फ्री चेकअप, गाय और भैंस के हेल्थ का फ्री चेकअप एक मेला लगाते हैं। ठीक है। तो उसका किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं।
यह क्या हुआ, फ्री में ये सेवा दे रहे हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसके साथ ही कई फायदे, सैकड़ों फायदे उस कंपनी को भी हो सकता है। जैसे कंपनी को एक आंकड़ा मिलेगा कि कितने लोग इस काम में लगे हैं, जो भी लगे हैं उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है, उनके जानवरों का हेल्थ लेवल क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, क्यों वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस प्रकार कुल मार्केट शेयर में ऐसे सबसे ज़्यादा जो ग्वाला सेल करते हैं उनका प्रपोर्शन क्या है, खुद ज्ञान कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, खुद ज्ञान कंपनी उस मार्केट शेयर को कैसे इन्हांस कर सकती है, कैसे इंक्रीज कर सकती है, उसको इंक्रीज करने में क्या ग्वालों को किस तरह से नुकसान होगा जो उनको बिना नुकसान हुए अपने मार्केट शेयर का ये इंक्रीज कर सके। कल भर वो अपने रिपोर्ट में बांटेंगे कि हमने अपने मार्केट शेयर बढ़ाया जरूर, लेकिन इससे जो ऑलरेडी गांव के स्मॉल जो मिल्कमैन थे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, बल्कि उनका जो CSR एफर्ट था उससे गांव के ग्वालों का जो इनकम लेवल था 5% इजाफा हो गया। So they make all the study and they publish a report. What will be impact? Everybody who reads the impact will think very good about the ज्ञान। गुडविल बढ़ जाएगी, उनकी गुडविल बढ़ जाएगी, उनका रेपुटेशन अच्छा हो जाएगा कि देखो खाली ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं बल्कि ये तो समाज का पूरा भला सोचते हैं। इनसे डायरेक्टली रिलेटेड जो ग्वाले हैं, जो मिल्कमैन हैं, उनको ये भला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अमूल कंपनी जो आज दुनिया में एक मानी जानी कंपनी है, उसके इतिहास के बारे में आपको मालूम होगा कि गुजरात में सन 1945 में उन दिनों कुरियन, अब उनकी डेथ हो गई, अभी 8-10 साल पहले उनकी डेथ हुई, और ये कुरियन साहब उस समय डेनमार्क से मिल्क टेक्नोलॉजी में बीटेक करके आए। कोई भारत में उस समय मिल्क टेक्नोलॉजी में या डेयरी टेक्नोलॉजी में कोई इतना एजुकेटेड था ही नहीं। पहले उन्होंने बॉम्बे में नौकरी ज्वाइन किया, फिर उनको गुजरात के किसी बड़े भारी सेठ ने कहा कि आप डेयरी लगाओ हमारे यहाँ, आप इतने ज्ञान वाले हो। उन्होंने लगाया, बड़ी ख़राब स्थिति थी, बड़ी उस समय 1945 के ज़माने में तमाम चैलेंजेस थे। एक आदमी जो इतना पढ़ लिख के आया वो कैसे तमाम समस्याओं को करे। कई बार निराश हुए कुरियन। जवाहरलाल नेहरू उनके प्रयासों को एक बार गुजरात आए थे, देखने आए, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, वो फिर इनकरेज हुए और अमूल कंपनी धीरे धीरे एक पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मॉडल बना, एक ऐसा कोऑपरेटिव स्टोर बना। तो मुझे बड़े क्लोज से इस पूरे अमूल कंपनी को देखने का मौका मिला। मैं खुद कुरियन से मिला भी हूँ और उनसे इस पर बातचीत हुई है, और खुद अमूल कंपनी कैसे काम करती है, गांव उनका कोऑपरेशन, अमूल का जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन वहीं भारत के दूसरे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बुरी तरह से फेल रहे। अमूल कंपनी का कोऑपरेटिव क्या था, वो गांव देहात में उनका गाड़ी जाता और गांव के लोगों से उनके प्रोडक्ट वहीं उनके घर पे खरीदता और उसको तुरंत ला करके अमूल कंपनी के मशीनों में उसको प्रोसेस किया जाता, उसका मॉइस्चराइजेशन जिसको कहते हैं, और उसको स्टोर किया जाता। कुल चैलेंज ये था कि 3 दिन के अंदर पूरा प्रोडक्ट जो है बेच देना है ताकि वो डिटोरिएट न करे। अब गांव के लोग कैसे जुड़े रहे, जो लोग दूध बेचने वाले उनको तो बाज़ार में भी दूध किसी को बेच सकते हैं, शायद दूसरी जगह रोज़ाना जाएं बेचने तो उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा, जो लोग रिटेल में खरीदते हैं। लेकिन थोक में या हर महीने हर दिन खरीदने का वादा करने वाले को के द्वारा तो कम ही पैसा दिया जाएगा ना। लेकिन अमूल कंपनी ने कई स्कीम चलाया, उन्होंने अपने डॉक्टर्स की टीम बनाई, अपनी दवाइयों का स्टोर बनाया, अपना हर गांव में एक परचेज सेंटर खोला। उस परचेज सेंटर पे हर जो महिलाएं हैं, वो पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो अपना दूध लेके आते, लैक्टोमीटर से उस दूध में फ़ैट कितना है उसके हिसाब से नाप करके
तुरंत उनको पेमेंट कर दिया जाता। साथ ही समय समय पर पशुओं के लिए बहुत न्यूट्रिशन वाले उनके चारे, उनके तमाम दवाइयाँ, और कई बार यदि किसी को प्रॉब्लम है किसी के जानवरों को तो वो वहाँ पे बता दे, डॉक्टर खुद वहाँ जाके उनके पशुओं का इलाज कर देना। इसके अलावा उनके लाइफ में और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सके, महिलाओं को लोन देना जिससे कि वो बकरी पालन, गाय खरीद सके, हाँ, और कोई रोजी रोजगार शुरू कर सके। इस तरह से अमूल कंपनी ने ऐसे कई स्कीम्स चलाए जिससे कि गांव वालों को लगने लगा कि भले थोड़ा यहाँ दूध हमारा सस्ते में बिकता हो, लेकिन हमारे पशुओं की देखभाल, उनको समय समय पर सलाह मशवरा, उनके लिए समय समय पर दवाइयाँ, उनके लिए समय समय पर इंजेक्शन, और तो और हमारे लिए लोन की व्यवस्था, हमारे लिए पशुओं को खरीदने की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की आवश्यकता, बाद में यहाँ तक कि उनको खुद अपने स्वास्थ्य की समस्या हो तो बड़े पैमाने पर, चूँकि गांव के लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनको तरह तरह से उनके लाइफ को एम्पावर करने के उद्देश्य से, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से, तो देखा जाए तो अमूल का यह डायरेक्ट बिजनेस का पार्ट नहीं था, लेकिन चूँकि वो अपने स्टेक होल्डर्स जो कि विलेजर्स थे, जो रोज़ उनको दूध बेचने आते थे, जिनको आप सप्लायर कह सकते हैं, और जो न केवल सप्लायर के रूप, ऐसा भी नहीं था कि केवल जो इनको दूध बेचता है उन्हीं की ये सेवा करेंगे, कोई और भी कह दिया, किसी और की भी समस्या है तो उसको भी हल कर देते, तो दूसरे दिन से वो भी इनके ग्राहक बन जाते। लाइक दैट दिस ऑल मेड दिस कोऑपरेटिव फैंटास्टिक। हर व्यक्ति को इससे जुड़ने में अपना फ़ायदा नज़र आने लगा, और इसका परिणाम यह हुआ कि देखते देखते अमूल कंपनी एक ऐसी कंपनी या एक ऐसे मॉडल के रूप में उभरी जिसका नकल तमाम दूसरे बिजनेस वालों ने करना शुरू किया और अमूल के मॉडल को अपनाना शुरू किया। तो एक तरह से ये सारा एग्जाम्पल स्टेक होल्डर्स के लिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं आप, ठीक है। गूगल कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च की फैसिलिटी देता है। आप कल्पना करिए कि सर्च की फैसिलिटी ना होती तो क्या होता, ठीक है। आप इतना बड़ा जो इंटरनेट है इसमें अपने काम की चीज़ें ढूंढ पाते, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि गूगल कंपनी ने जब सबसे पहले सिलिकॉन वैली वहाँ अमेरिका में जब वो गए कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, इसको कौन इसको इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि हर ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसमें बड़े मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होती है, वहाँ लोग सिलिकॉन वैली में जाते थे। मार्क जुकरबर्ग भी गए थे अपने फेसबुक को प्रोडक्ट का रूप देने के लिए। तो गूगल के इस सर्च इंजन को कोई फाइनेंस करने को तैयार ही नहीं था कि अरे ये क्या, ये सर्च इंजन से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, इससे तो कोई कमाई होगा नहीं। लेकिन आज वही गूगल कंपनी दुनिया के सबसे बड़े 3-4 कंपनियों में एक है, और उसके सैकड़ों प्रोडक्ट लगातार पाइपलाइन में हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट बाज़ार में हैं, और वो दुनिया भर के संस्थाओं को, दुनिया भर के यहाँ तक कि सरकारों को भी समय समय पर अपनी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में प्रदान करते हैं। तो चाहे स्टेक होल्डर्स हों, चाहे शेयर होल्डर्स हों, या समाज के अन्य दूसरे लोग हैं, कंपनियां अपनी CSR पॉलिसीज़ इस तरह से डिज़ाइन करना चाहती हैं जिससे एक तरफ समाज को वह किसी न किसी रूप में फ़ायदा पहुंचा सके, दूसरी तरफ उस फ़ायदे से इनडायरेक्टली उनको भी किसी न किसी रूप में फ़ायदा अवश्य पहुंचता है, चाहे उनकी गुडविल बढ़े, चाहे उनको डाटा मिले, जैसा कि हमने एक एग्जांपल से कहा कि किस तरह से हमें लॉट ऑफ डेटा मिल सकता है। आज डेटा का ही ज़माना है। कोई भी कंपनी को सफल होने के लिए उसके पास जितना इन्फॉर्मेशन, जितना डाटा होगा, बल्कि जो 5 प्रोडक्शन के फैक्टर आप पढ़ते थे, भूमि, लैंड, लेबर, आज उसमें एक छठा इकाई भी जुड़ गया है, इन्फॉर्मेशन। तो शायद
कई बार तो यह सबसे भारी भी पड़ता है। कोई भी मैनेजर सफल कौन होगा? अब उम्र के हिसाब से मैनेजर सफल या असफल नहीं होता। पहले सोचा जाता था जो जितना उम्र दराज होगा उसके पास उतना ही अनुभव होगा और वो उतना ही ज़्यादा उसके सफलता या डिसीजन मेकिंग की परिपक्वता ज़्यादा होगी। लेकिन आज बिल्कुल उलट है। यंग मैनेजर्स 2-4 साल के अनुभव और वो दुनिया में ऐसे ऐसे कमाल, ऐसे ऐसे निर्णय, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। उनको अनुभव तो है ही नहीं, लेकिन वास्तव में इस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एज में उनके हाथ में इतना इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को अपने लिए यूज़ करने की ऐसी ऐसी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है कि उससे वो ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जिसके आधार पर उनके निर्णय पूरे दुनिया को हतप्रभ कर देने वाले होते हैं। तो इंफॉर्मेशन के इस ज़माने में बहुत सारे CSR के माध्यम से हमें रिच डेटा मिलता है। हम अपने बिजनेस प्लान को, अपने बिजनेस गोल्स को भी स्ट्रेंथन कर पाते हैं। दूसरी ओर तरह तरह की स्ट्रेटजीज फार्मूलेशन में भी हमें CSR के माध्यम से मदद मिलता है। अपने स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको हम कन्विंस कर पाते हैं कि हम केवल बिजनेस के लिए नहीं है, वी आर नॉट मनी माइंडेड ओनली, रादर वी आर हियर टू सर्व आवर target customers. Okay, so this way, although in our country CSR is not mandatory for all, it is mandatory for certain companies whose income level is beyond a certain limit, and only a proportion, a small proportion, 2% of their net profit is required to be spent on CSR. The possibility is in the years to come, this proportion will be increased for the good of society and also for the benefits of these corporate houses. So smart corporate houses make CSR activities or plan their CSR activities in such a manner that it could really strengthen their functioning, their goodwill, and also it could make capable of achieving several other parameters of success and achievement. So here I stop. Anything you want to ask as question, you can please ask. Okay, so now everything is finalized about the presentations. Yes, please पूछिए। Like you said कि Google का CSR responsibility है data provides। सर्च इंजन, वो वही काम है सर, उसका सर्च इंजन तो उसकी CSR में कैसे आ सकता है? you see Google is doing hundreds of such activities. You see, you usually अभी गूगल ने यूक्रेन युद्ध में USA और यूक्रेन को तमाम तरह से फंड से मदद की। ऐसी कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में खुद जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर्स हैं उनका एक NGO पूरे विश्व में चलता है। भारत में करोड़ों डॉलर उनके तमाम तरह के डोनेशंस और तमाम तरह के NGO स्कीम्स पर खर्च होते हैं। तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी अनेक रूपों में अपने रिलेवेंस CSR के स्तर पर सिद्ध करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स चलाती रहती है। जैसे सर अपने सर्च इंजन में हार्मफुल साइट्स को ब्लॉक कर देना, ये तो उसकी CSR रिस्पांसिबिलिटी में आ सकता है ना? एंड लाइक नहीं, वो CSR वो तो उनकी बिजनेस एफिशिएंसी में आएगा कि अगर वो नहीं ब्लॉक करेंगे तो लोग उनका सर्च इंजन से भागने लगेंगे। CSR में यह आ सकता है, जैसे गूगल ने तमाम इंस्टीट्यूशंस को तरह तरह के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो अपने गजट्स उनको डोनेट कर रहे हैं। हाँ, इसको आप पढ़िए, आप इंटरनेट पे देखिए। वी हैव कंप्लीटेड आवर टाइम, अदरवाइज डिस्कशन कैन गो फॉर एनी नंबर ऑफ आवर्स। You can well find the examples of Google. Just type the examples of CSR done by Google. So tomorrow when we meet,
you will tell what was the result and what could you learn from this process. Okay? So thank you. I stop here. Now everybody is aware of the group presentation. Any question to anybody? Anything if you feel important, if you feel necessary, you can ask me for any kind of help, any kind of assistance, any kind of trouble. If you are finding, I am here to assist you all the way. Okay, so all sort of help, all sort of information, all everything that you need, it is my responsibility to provide you so that you could come out with the best of your talents, best of your hard work. Okay, so our schedule is now, dates are okay, 4 to 8, all the groups in the same order, in the same sequential order. Okay, so इसके पहले का क्लास आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को